तोमर राजपूत शासक अनंगपाल के शासनकाल में दिल्ली को राजधानी के रूप में पहचान मिली। 1165 ईस्वी में अजमेर के चौहानों ने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया। 1175 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक महापराक्रमी पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में दिल्ली व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहाँ देहलीवाल नाम के सिक्के भी ढाले जाते थे। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी यूं तो अभिलेखों, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से मिलती है, मगर अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी तवारीख से मिलती है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासनिक भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख या इतिहास के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह भी दिया करते थे। उनके विचारों से सभी लोग सहमत नहीं होते थे। इस चित्र में पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण दर्शाए गए हैं। सबसे पहले चित्र के अनुसार कागज तैयार किया जाता था। दूसरे चित्र के अनुसार उस पर कोई इबारत लिखी जाती थी, यानी लेखन कार्य शुरू किया जाता था। तीसरे चित्र के अंदर एक व्यक्ति सोने को पिघलाने का कार्य कर रहा है। इस सोने का इस्तेमाल कहाँ होता था कि लेखन में महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों पर सोने के द्वारा पॉलिश करके उनको चमकाने का कार्य किया जाता था। और चौथे चित्र के अनुसार उन पांडुलिपियों के ऊपर जिल्द तैयार की जा रही है। राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए तत्कालीन तवारीख लिखने वाले लोगों ने न्याय चक्र शब्द का इस्तेमाल किया है। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है तो किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। यहाँ पर 2 शब्दों की व्याख्या अति आवश्यक है, एक गैरिसन शहर और दूसरा भीतरी प्रदेश। सल्तनत काल में दिल्ली को एक छावनी नगर के रूप में विकसित किया। सभी सुल्तानों ने यहाँ पर अपनी सेनाओं के रहने की व्यवस्था करी। गैरिसन शहर से तात्पर्य छावनी नगर से है, जहां पर एक किले बंद बसाव के अंतर्गत सैनिक निवास करते हैं। दूसरी तरफ भीतरी प्रदेश से तात्पर्य है किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करते हों। 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा अपनी राजधानी को स्थापित करने के लिए कुछ नए शहरों की स्थापना की गई। सन 1303 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिणी दिल्ली में सिरी के नाम से एक शहर तथा एक किले का निर्माण करवाया गया तथा इस शहर में और किले में जल की आपूर्ति के लिए उसके बिल्कुल पास हौज खास नामक एक तालाब की स्थापना भी की गई। सन 1320 में
सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा यमुना के किनारे पर तुगलकाबाद किले और शहर का निर्माण करवाया गया। सन 1325 में सुल्तान मोहम्मद तुगलक के द्वारा सीरी और देहली ए कोहना के बीच में जहांपनाह के नाम से एक नए शहर की स्थापना की गई। सन 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यमुना नदी के किनारे पर फिरोजाबाद नामक एक शहर बसाया गया, जिसको वर्तमान में हम फिरोज शाह कोटला के नाम से जानते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। इस मानचित्र में हम देख सकते हैं कि इल्तुतमिश का साम्राज्य पश्चिम के काजकोट और मुल्तान जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित हैं, वहां से लेकर सुदूर पूर्व में लखनऊ तक विस्तृत था और इस क्षेत्र में आने वाले बनारस, ग्वालियर, बदायूं, दिल्ली, झांसी और अजमेर जैसे बड़े शहर तत्कालीन साम्राज्य का हिस्सा थे। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और यह अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुओं को अपने कब्जे में ले लिया। अलाउद्दीन खलजी के दक्षिण भारत अभियान का वास्तविक नायक उसका प्रमुख सिपहसालार मलिक काफूर था, जिसे उसने 1299 के दौरान गुजरात विजय के समय खरीदा था। मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं चित्तौड़, मांडू, देवगिरी, द्वार समुद्र इन सबको पार करती हुई तंजावुर तक जा पहुंची थी। सल्तनत काल में सभी सुल्तानों ने धर्म प्रचार के लिए मस्जिदों का निर्माण कराया। मस्जिद अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना या इबादत में सजदा करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला भी कहा जाता है। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, यह मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को देहली ए कोहना यानी पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी ने और विस्तार किया। कुतुब मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा तैयार करवाई गई। बेगमपुरी मस्जिद
मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके एक मंत्री के द्वारा बनवाई गई थी। इसके अलावा सन 1520 के दशक के आखिरी दिनों में जमाली कमाली की बहुत ही प्रसिद्ध मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया था। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगां कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगां का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिक और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। फारसी तवारीख के लोगों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। इक्ता पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। जो सेना नायक जिस इलाके पर अधिकार करता था उसी को उस इलाके के प्रबंध की जिम्मेदारी दी जाती थी। इक्तेदार किसी इलाके को जीतने वाले सेना नायक को इक्तेदार बनाया जाता था। इक्तेदार को मुक्ति भी कहते थे। मुक्ति का कर्तव्य था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति या इक्तेदार अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व से मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। इक्तेदारी प्रथा किसी इलाके को जीतने वाले सेना नायक को ही इक्तेदार या मुक्ति बनाने की परंपरा को इक्तेदारी प्रथा कहा जाता है। इस प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, किंतु खलजी और तुगलक शासकों ने भी इस प्रथा का अनुसरण किया। इस प्रथा के अंतर्गत थोड़े थोड़े समय के बाद इक्तेदारों का स्थानांतरण भी कर दिया जाता था एवं इक्तेदारों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। दिल्ली सल्तनत की कर व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 कर लिए जाते थे। क्रम संख्या 1 खराज। खराज कृषि पर लगने वाले कर को कहा जाता था, जिसमें किसान की उपज का लगभग 50% हिस्सा राज्य के कोष में जमा करवाया जाता था। क्रम संख्या 2 घरई कर। घरई कर से तात्पर्य गृह कर से है, जो सभी निवासियों से घर बनाने के लिए लिया जाता था। क्रम संख्या 3 चरई। चरई कर का तात्पर्य है पशुपालन पर लगने वाला कर। 14वीं सदी में मोरक्को से एक यात्री जिसका नाम इब्न बतूता था, मोहम्मद तुगलक के दरबार में पहुंचा। मोहम्मद तुगलक ने उसको काजी के रूप में नियुक्त किया और मोहम्मद तुगलक ने अपने कई लेखों में स्थानीय सरदारों के शासन के बारे में प्रकाश डाला है। उनके अनुसार गंगा के मैदानी इलाके में घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें सुल्तान की सेनाएं पहुंचने में अक्षम थीं। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार तो जमा लेते थे, परंतु वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था।
15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंश का राज्य रहा। इस समय तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरकर सामने आए।